हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अपूर्व और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्व फैक्ट एग्जैक्ट पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक आदमी नहीं, एक बुचर, एक कसाई के बारे में, और वो भी बंगाल का बुचर। पॉपुलरली वैसे पाकिस्तान आर्मी के जनरल टिक्का खान को बुचर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि जनरल टिक्का खान वॉज द सेकेंड बुचर ऑफ बंगाल? जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट सुना आप सबने। अगर आप सेकेंड बुचर ऑफ बंगाल जनरल टिक्का खान के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि फर्स्ट बुचर ऑफ बंगाल कौन हो सकता है? वेल, ये वो शख्सियत है जो ब्रिटेन में एक लेजेंडरी फिगर ज़रूर है, लेकिन भारत के लिए, खासकर बंगाल के लिए, किसी पिशाच से कम नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बारे में, द फर्स्ट बुचर ऑफ बंगाल। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके पॉलिसीज की वजह से आखिर क्यों 1943 बंगाल फैमिन हुआ था। तो ये बात थी ईयर 1943 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था। इसी टाइम के अराउंड जापान ने बर्मा पे इन्वेजन किया था और कब्जा भी कर लिया था। बंगाल वैसे खुद भी राइस प्रोड्यूसिंग रीजन रहा है, लेकिन बर्मा से काफ़ी राइस मंगाया जाता था ताकि स्टेट में किसी तरह की शॉर्टेज ना हो। ब्रिटिश पीरियड में वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एक सिंगल रीजन हुआ करता था, जहां ईस्ट बंगाल वाले रीजन को बंगाली में बांगाल बोला जाता था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये रीजन बर्मा से एकदम बॉर्डरिंग था और बर्मा जापानीज फोर्सेस के कब्जे में आ चुका था। सिंगापुर में जापानीज फोर्सेस के हाथों बेइज्जत होकर सरेंडर करने के बाद ब्रिटिश फोर्सेस को बर्मा से भी भागना पड़ा था। जापान बर्मा के बियॉन्ड फर्दर कोई इन्वेजन ना कर पाए और ब्रिटिशर्स की एक थर्ड बेइज्जती कर दे। विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वॉर कैबिनेट को हेड कर रहे थे, एक ऐसा प्लान बनाया जिसका नाम था डिनायल पॉलिसी। वो प्लान जिसने ब्रिटिश क्राउन को बर्मा के बियॉन्ड जापानीज इन्वेजन से तो बचा लिया, लेकिन इसकी कीमत 3 करोड़ भारतीयों को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। डिनायल पॉलिसी का मतलब था कि अगर जापान ने बर्मा के बियॉन्ड इन्वेजन किया तो उनको उस एरिया की कोई भी फूड सप्लाई या कोई भी और रिसोर्स हाथ नहीं लगनी चाहिए जिसके बल पे वो अपने इन्वेजन को कैरी ऑन करे। इसका पहला फेज था बंगाल के कोस्टल एरियाज, जिसमें बाकड़गंज, मिदनापुर और खुलना जैसे एरियाज जहां राइस प्रोडक्शन का सरप्लस था, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल जॉन हर्बर्ट के डायरेक्शन पे या तो मूव कर दिया गया था या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जितना भी राइस रिमूव किया गया था उससे अगर स्कैसिटी होती भी तो बहुत मार्जिनल होती, लेकिन चर्चिल के डायरेक्शंस पे जितना भी सरप्लस फूड रिसोर्स था सब यूरोप ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए। जबकि चर्चिल के वॉर कैबिनेट को वार्न तक किया गया था कि इतना सरप्लस में इंडिया के फूड रिसोर्सेज को अगर यूज़ किया तो इससे उस क्षेत्र में फैमिन आ सकता है, पर इसके बावजूद चर्चिल और उसके वॉर कैबिनेट ने इसको गो हेड दिया। सेकेंड फेज था बंगाल के जितने भी मछुआरे थे या जितने नाविक थे उन सब के बोट्स को कॉन्फिस्केट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिनकी गिनती लगभग 45,000 थी, ताकि जापान इनके किसी भी बोट को यूज़ करके बे ऑफ बंगाल से होकर किसी नदी के रास्ते बंगाल में ना दाखिल हो जाए। इसके चेन ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरीके से थे। बोट ट्रांसपोर्टेशन जो बैकबोन हुआ करता था बंगाल में और एक बहुत ही यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल लोगों के साथ साथ कई तरह के माल को ढोने और लाने ले जाने के लिए यूज़ होता था। यहाँ तक कि किसान बोट का यूज़ करते थे अपनी फसल मार्केट तक ले जाके उनको बेचने के लिए, और किसान बोट्स का यूज़ करते थे अपने खेतों के लिए बीज तक लाने के लिए। तो बोट्स को डिस्ट्रॉय करके एक तरीके से चर्चिल ने सारी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया, जिसके यूज़ से फैमिन को कंट्रोल किया जा सकता था और इस गलत फैसले को सुधारा भी जा सकता था। पॉइंट नंबर 2, लेनर्ड जी पिनेल, जो उस वक्त बंगाल के एक सिविल सर्वेंट थे, ये कहा था कि बोट ट्रांसपोर्टेशन के हट जाने से सारे मछुआरे, सारे नाविकों की रोजी रोटी, आमदनी पे असर पड़ गया था। फिशिंग इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई थी और किसी भी नाविक या मछुआरे और अदर ग्रुप्स जो बोट ट्रांसपोर्टेशन पे रिलाई करते थे अपने बोट्स के डिस्ट्रक्शन के लिए कंपनसेट तक नहीं किए गए थे, और कई सारे मछुआरे इस नुकसान के बाद अपने फिशिंग प्रोफेशन में वापस तक नहीं जा पाए थे। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो कि प्राइमरीली रिवर बेस्ड हुआ करता था, कंप्लीटली अनअवेलेबल होने की वजह से ना तो किसी खेत से सामान लाया जा सकता था, ना किसी खेत को बीज पहुंचाया जा सकता था राइस को रीग्रो करने के लिए। रही बात ब्रिटिश आर्मी की, तो इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, ना ही अपने लॉजिस्टिक्स को यूज़ में लगाया लोगों की मदद करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, यहाँ तक कि सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स
जिसमें इंडिया के वाइस रॉय, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जनरल और ब्रिटिश इंडियन नेवी के एडमिरल सबने चर्चिल के वॉर कैबिनेट से बार बार रिक्वेस्ट करी फूड ग्रेन्स के अर्जेंट शिपमेंट के लिए, ताकि शॉर्टेजेस को पूरा किया जा सके। लेकिन महीनों तक इस रिक्वेस्ट को डिनाई किया गया, और जब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया भी गया तो चर्चिल के वॉर कैबिनेट ने एक टोकन शिपमेंट भेज दिया जो हार्डली कोई शॉर्टेज को पूरा कर पाता। एंड पॉइंट नंबर 5, कई कंट्रीज ने भारत को अर्जेंट बेसिस पे फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने की विलिंगनेस तक दिखाई, लेकिन चर्चिल की भारतीयों को लेके रेसिस्ट एंड हेटेड फीलिंग इतनी ज़्यादा थी कि उसने इम्पोर्ट्स तक को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया और बंगाल फैमिन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया और सारा ब्लेम भारतीयों पे डालते हुए ये कहा, famine or no famine, Indians will breed like rabbits. And if food shortages were so bad, how come Gandhi is still alive? Well, you see, my friends, that's the so-called great Winston Churchill, who taunted Indians multiplying like rabbits and himself fathered 4 children. Talk about double standards.